हो चुका है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, तो ये एक बहुत क्विक रिवीजन है एंड के अंदर, ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए एकदम क्विकली इसको कंप्लीट करते हैं। विजयनगर 1336 ईस्वी हरिहर और बुक्का ने स्थापना की। 1650 ईस्वी तक विजयनगर चला था, इसका साम्राज्य चला था। लेकिन हमने देखा क्या कि भी 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद में सदाशिव राय जो था वो शक्तिशाली उतना नहीं था, राम राय मारा गया था। तालीकोटा के युद्ध के बाद में विजयनगर का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, तंजौर, मैसूर और मदुरई कंप्लीट विघटन होने के बाद ये 3 स्वतंत्र राज्य बने थे। हरिहर फर्स्ट 1336 से 1356 इसी ने स्थापना की थी, पहला शासक बना था। स्थापना में हरिहर और बुक्का दोनों नाम आएंगे। पहला शासक कौन बना था, तो हरिहर फर्स्ट बना था। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन कंटिन्यूअस चल रहा है। बहमनी 1347 में शुरू हुआ, 1527 कलीमुल्लाह अंतिम शासक था। ठीक है, यहाँ पे बहमनी साम्राज्य 1347 से 1527। पहला शासक कौन था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। कब से कब तक शासन किया, 1347 से लेकर के 1358 तक इसने अपना शासन किया था। इसके बाद में हरिहर फर्स्ट के बाद शासक बना बुक्का फर्स्ट 1356 से लेकर के 1377 तक। और इसी के समकालीन बहमनी शासक कौन था, आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लेंगे ताकि आपको ये आइडिया रहे कि किस विजयनगर के शासक के समकालीन था बहमनी का शासक, कौन सा शासक था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह फर्स्ट 1358 से 1375 यही वो दोनों थे जिन्होंने रायचूर के दोआब को लेकर के संघर्ष शुरू किया था। और इसमें बुक्का फर्स्ट जीत गया था और उसने मुदगल का किला छीन लिया था मोहम्मद शाह फर्स्ट से। इसके बाद हरिहर सेकंड, ये था 1377 से लेकर के 1404 तक। इसके सामने देखिए यहाँ पे बहमनी शासक कौन थे, मुजाहिद शाह और दाऊद खां, ये दोनों उतने शक्तिशाली योग्य शासक नहीं थे। तो यहाँ पे हरिहर सेकंड वैसे ही बहुत पावरफुल रूलर था। ठीक है, इसके बाद में शासक बना था मोहम्मद शाह, ये इसके समकालीन था, आप देख पा रहे हैं 1378 से 1397। इसके बाद गयासुद्दीन और शमसुद्दीन, ये भी इसी के समय में। इसके बाद कुछ समय तक इसके समकालीन रहा था ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी। ठीक है, तो यानी इसने हरिहर सेकंड ने इधर 5, 1, 2, 3 और 4 शासकों का रूल देखा था। ठीक है, इसके बाद में जो फिरोज शाह शासक था इस समय में विरूपाक्ष शासक था। इसके बाद में यहाँ पे क्योंकि ये देखिए विरूपाक्ष फर्स्ट और बुक्का सेकंड ये दोनों ने मात्र 1-1 साल शासन किया और ये भी कोई बहुत ज़्यादा सशक्त शासक नहीं थे। इसके बाद विजयनगर में शक्तिशाली शासक था देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 और देवराय फर्स्ट के समकालीन फिरोज शाह बहमनी, दोनों के बीच में युद्ध हुए थे। 2 युद्ध लगातार हार गया था देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट ने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था फिरोज शाह के साथ। फिरोज शाह बहमनी वो शासक है जिसे बहुत सारी लैंग्वेज आती थी क्योंकि इसकी रानियां बहुत अलग अलग जगहों से थी, देशों विदेशों से थी। और ये वो शासक था जिसने बाद में देवराय फर्स्ट ने फिरोज शाह बहमनी को हरा दिया था और इसीलिए उसने अपने भाई के लिए राजगद्दी त्याग दी थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद विजयनगर का शासक बना था रामचंद्र रॉय वीर विजय बुक्का 1422 से 1424 तक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देवराय सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रूलर है। देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड। देवराय सेकंड 1424 से 1446 इनके काम हम डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए इसके समकालीन शासक कौन सा था। ये आप अपनी नोटबुक में भी ये काम करेंगे। इसके समकालीन था अहमद शाह फर्स्ट। इसके बाद में यहाँ पे मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष सेकंड और इसके शासनकाल के समय में देखिए अहमद शाह सेकंड, क्योंकि ये थे 1446 से 1465 तक तो था मल्लिकार्जुन और 1465 से लेकर के 1485 तक था विरूपाक्ष सेकंड। इसके बाद में अहमद शाह सेकंड के बाद में देखिए हुमायूं निजाम शाह 1458 से लेकर के 1463। इसके बाद महमूद तृतीय। अब आप यहाँ पे फिर से कंपेयर कीजिए कि यहाँ पे विरूपाक्ष सेकंड का शासनकाल चल रहा है 1485 तक और यहाँ पे महमूद तृतीय का, और इसी महमूद तृतीय का सेनापति था महमूद गवां जिसने गोवा और दाभोल को विरूपाक्ष सेकंड से जीत लिया था। तो जब आप दोनों शासकों के इस तरह से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको काम तुरंत ध्यान आ जाएंगे। तो ये महमूद तृतीय जिसका सेनापति था महमूद गवां जिसे इसने बाद में मृत्युदंड दे दिया था, उसने गोवा और दाभोल को विरूपाक्ष सेकंड से छीन करके बहमनी साम्राज्य में मिला लिया था। और इस समय में महमूद तृतीय एक शक्तिशाली
शक्तिशाली शासक था बहमनी का, ठीक है, क्योंकि विरूपाक्ष उतना शक्तिशाली नहीं था और प्लस में महमूद तृतीय के पास महमूद गवाह जैसा योग्य सेनापति भी था जो कि एक ईरानी व्यापारी था। इसके बाद में प्रौढ़ राय या प्रबुद्ध राय, ये संगम वंश का अंतिम शासक था, प्रौढ़ राय या प्रबुद्ध राय 1485 के अंदर। और फिर इसके बाद में जो शक्तियां थी वो हमने देखा वीर नरसिंह के पास थी, और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रूल किया था यानी इंपॉर्टेंट रूलर हुआ था विजयनगर का, ये था तुलु डायनेस्टी से, क्योंकि वीर नरसिंह ने तुलु डायनेस्टी को शुरू कर दिया था और कृष्ण देव राय, उसका भाई कृष्ण देव राय शासक बना था 1509 से 1530। सालूव डायनेस्टी, नरसिंह सालूव ने जिस सालूव डायनेस्टी को शुरू किया था प्रौढ़ राय के बाद में, तो वो सालूव डायनेस्टी तो देखिए 1485 से लेकर के 1505 मात्र 5 साल थी। और हमने देखा कि नरसिंह सालू, थिम्पू भोपाल और इमाड़ी नरसिंह, ये तीनों ही कोई बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं थे। उसके बाद तुलु डायनेस्टी का शासन शुरू हुआ था, वीर नरसिंह ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद शासक बना था इसका भाई कृष्ण देव राय, और ये इंपॉर्टेंट रूलर है क्योंकि तुजु के बाबरी में बाबर ने भी कहा है कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है कृष्ण देव राय, ठीक है। इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे, इसने खुद ने भी रचनाएं की थी जिनको हम याद कर चुके हैं, जाम्बवती कल्याणम, है ना, आप ध्यान कर लेना, वापस से तीनों ही रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कृष्ण देव राय 1509 से 1530 तक इसने शासन किया था। इसके बाद आया था सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी, और सदाशिव राय के बाद में आ गया था अराविडु वंश, क्योंकि सदाशिव राय के समय में राम राय के पास शासन था और राम राय मारा गया था तालीकोटा के युद्ध में, जो कि हुआ था 1565 के अंदर, ठीक है। अराविडु वंश 1570 से 1650, विजयनगर का पतन पहले ही शुरू हो चुका था। ये वंश तो बहुत नाम मात्र का वंश था, बहुत छोटी टेरिटरी पे इसने शासन किया था, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। और इधर बहमनी का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह 1518 से 1527 ईस्वी। ये एक क्विक रिवीजन था एक तरह से, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होता है, ठीक है। देखिए अदोनी का युद्ध पूछा जा सकता है ना, कब हुआ था, तो 1368 के अंदर मोहम्मद शाह फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, और मुदगल का किला बुक्का फर्स्ट ने जीत लिया था। इस युद्ध में बारूद का प्रयोग हुआ था। इसके बाद में ये तो इनकी डेट है, कब से कब तक शासन किया है ये हम 2-3 बार पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी और देवराय फर्स्ट के बीच में, और देखिए इनका शासनकाल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर अहमद शाह फर्स्ट ने गुलबर्गा, देखिए राजधानी को गुलबर्गा से बीदर बनाया था। तो जब राजधानी परिवर्तन होता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अहमद शाह ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर बनाया था। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के विजयनगर और बहमनी दोनों के लिए, तो ये तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी। सदाशिव राय शासक था किसका, विजयनगर का, और इधर से क्योंकि बहमनी साम्राज्य टूट चुका था, बीजापुर के शासक आली आदिल शाह ने इसका नेतृत्व किया था, और इसके साथ में बीजापुर के साथ में बीदर भी था, अहमदनगर भी था और गोलकुंडा भी था, बरार नहीं था इसके साथ में, ठीक है। देखिए संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। अंतिम शासक संगम वंश का तो वो प्रौढ़ राय था 1485 के अंदर। सालू वंश, क्योंकि संगम वंश के बाद में कौन सा वंश आया था, सालू वंश। सालू वंश का शासक प्रौढ़ राय के सेनापति नरसिंह सालूव ने स्थापना की थी, और ये 1485 से 1489 तक तो नरसिंह सालूव ने शासन किया था। इमाड़ी नरसिंह, बीच में थिम्पू भोपाल आया था जिसने 91 में शासन शुरू किया, 91 तक ही उसका चला था, 1491 तक ही। इमाड़ी नरसिंह 1491 से 1505 तक इसने शासन किया था। अब देखिए इसके बाद में सालू वंश के बाद में आया था तुलु वंश। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इसकी शुरुआत की थी, इस वंश की। 1505 से 9 तक स्वयं शासन किया, और इसके बाद में इसी वीर नरसिंह के भाई कृष्ण देव राय ने शासन किया था 1509 से लेकर के 1530 ईस्वी तक, 1509 से 1530 तक। सदाशिव राय 1542 से 1570 इस तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय।
और देखिए अराविडु वंश, क्योंकि सदाशिव राय के बाद में अराविडु वंश, जिसकी तिरुमल, इसी राम राय के भाई ने तिरुमल ने अराविडु वंश की स्थापना की थी 1570 में। लेकिन ये वंश बहुत नाम मात्र का था। रंग तृतीय इसका अंतिम शासक था। 1650 तक विजयनगर चलता रहा था, है ना, लेकिन बहुत ही नाम मात्र का। अब हम देखते हैं, पढ़ चुके हैं हम, लेकिन ये एक क्विक रिवीजन चल रहा है। जिसने पूरी क्लास नहीं देखी है, जिसे लगता है नहीं विजयनगर और बहमनी बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए उबाऊपन वाले हैं, तो एटलीस्ट आप लास्ट की ये जो 7-8 स्लाइड है इनको भी अगर एग्जाम से जस्ट पहले रिकॉल करके जाते हो, तब भी आपके क्वेश्चन के ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए हम पढ़ चुके हैं इस बात को। देवराय फर्स्ट के समय में इटली यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर आया था। देवराय सेकंड के समय में अब्दुल रज्जाक, फारस के शासक शाहरुख का राजदूत है, ये राजपूत नहीं है, राजदूत, विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है। कृष्ण देव राय इंपॉर्टेंट रूलर था। इसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की थी। अच्युत देव राय के समय में पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। इसके बाद में सदाशिव राय, पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक आया था, और ये सीजर फ्रेडरिक जो है वो तालीकोटा की लड़ाई के बाद आया था। ठीक है, यानी 1565 के बाद ये आया था विजयनगर में। इसके अलावा हमने देखा कि जो वेंकट द्वितीय था, इसने स्पेन के राजा फिलिप तृतीय को पत्र लिखकर ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया था। तो वो कौन सा शासक था? वो था वेंकट द्वितीय। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी की जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो देखिए राजा को यहाँ पे क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए क्या होती थी? एक मंत्री परिषद होती थी। जैसे प्रेजेंट में हमारे मंत्री परिषद होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्रियों को दंड नायक या नायक कहा जाता था। ऐसे वाली टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि विजयनगर में, बहमनी में यहाँ पे नायक या दंड नायक किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था मंत्रियों को। ठीक है, मंत्रियों की जो बैठक होती थी वो वेंकट विलास मंडप, ये बहुत यूनिक सा नाम है, पूछा जा सकता है, इस हॉल में होती थी। यानी वेंकट विलास मंडप, वेंकट विलास मंडप क्या था? तो ये एक हॉल था जहाँ पे मंत्रियों की बैठक होती थी। ठीक है, तो वेंकट विलास मंडप, मंडप नाम से आप इसे कंफ्यूज मत कर देना कि मंडप सिर्फ शादियों में ही लगता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेंकट विलास मंडप ये क्या है? ये एक हॉल है जहाँ पे मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी। केंद्रीय सचिवालय में, अब आप सोचिए सेंट्रल सेक्रेटरीट, प्रेजेंट में सेंट्रल सेक्रेटरीट होते हैं, है ना, इस समय में भी थे। सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो रायसम होता था ये होता था सचिव। कर्णिकम कहते थे लेखाधिकारी को, जो लिखने का काम करता था, लेखाधिकारी जो लेखा जोखा रखता था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है रायसम कौन होता था? तो सचिव होता था। कर्णिकम कौन होता था? ये लेखाधिकारी होता था। केंद्र का विभाजन, ऐसे वाले क्वेश्चन तो हजारों बार पूछे गए हैं उत्तर भारत से भी, कि सरकार परगना किसे कहते थे, है ना, सरकार कैसे परगनों में विभाजित होती थी, परगने कैसे आगे गांवों में विभाजित होते थे। तो ये वाले बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या ध्यान रखना है हमें, उत्तर भारत का डिवीजन अलग तरह से होता था और दक्षिण भारत का अलग तरह से। यहाँ पे क्या होता था? केंद्र, राज्यम, ये राज्य जो है ये मंडलों में विभाजित होता था। मंडल का मतलब है प्रांत। ये जो कॉमन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, प्रांत, जिला, तहसील, ये आपके समझने के लिए लिखे गए हैं। यहाँ पे कहते इनको क्या थे वो आपको ध्यान देना है। देखिए राज्य जो था वो मंडल में विभाजित होता था। मंडल जो है वो वलनाडु या कोट्टम में विभाजित होता था। वलनाडु जो है वो नाडु या स्थल में विभाजित होता था। यानी नाडु का मतलब कोई आपसे पूछ ले तो क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट, जिला, और वलनाडु का मतलब यदि पूछ ले तो वो होता था प्रांत। ठीक है, इसके बाद तहसील को क्या कहते थे? मेलग्राम। यानी नाडु किस में विभाजित होता था? मेलग्राम में। मेलग्राम होता था 50 गांवों का समूह, 50 गांवों के समूह को कहते थे मेलग्राम, और उर होता था गांव। अब अगर इसे डिवीजन करना हो तो देखो, सबसे पहले राज्यम जो था वो विभाजित होता था प्रांत में, और इनके यहाँ प्रांत को क्या कहते थे? तो वो कहते थे मंडल, प्रांत या मंडल, क्योंकि अभी हम प्रांत कहते हैं, उस समय मंडल कहते थे। जो मंडल होते थे वो किस में विभाजित होते थे? वलनाडु में।
मंडल का विभाजन